नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं और अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी डाली थी, उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो वो तैयार पौध की रोपाई करने के लिए खेत तैयारी से लेकर रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तभी उन्हें आगे चलकर अधिक पैदावार मिलेगी। इसके बारे में अपने अनुभव बता रहे हैं ग्राम देवलखेड़ी, जिला भोपाल के प्रगतिशील किसान राजा कुशवाहा। जैसे कि अपन आज चर्चा कर रहे हैं टमाटर की फसल की। जैसे कि टमाटर की जो बीज आता है उसकी जो बुआई होती है अपन वहाँ से शुरू करते हैं। बीज जो है बाज़ार से जो अपन लाते हैं तो उसके लिए अपन को छोटे छोटे जो है ढाल बनाना पड़ते हैं। जो टमाटर का बीज जो होता है बहुत फोरा होता है, तो उसे जो है अपन को उसको खुरपी द्वारा धीरे धीरे उसे लगाना पड़ता है। खुरपी से लगाने के बाद में फिर उसमें हल्का हल्का पानी जो है कि अपन उसमें करते हैं। बीज बोने से और रोपाई तक का समय करीब 30 से 35 दिन के समय में बीज आ जाता है, रोपा तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद में जो अपन बात करते हैं, जो रोप जो होता है उसे अपन जो ट्रांसफ़र करते हैं खेत में, उसकी तैयारी इस प्रकार से होती है। जैसे कि अपन खेत को पहले या तो कोई फसल हो उसे तो उसमें पानी होता है, तो पानी के बाद में उसे गहरी हाँकना पड़ती है। इसके बाद में उसकी गहरी जुताई होती है करीब 2 से 3 बार, जो कि हम करते हैं। 3 बार जुताई होने के बाद में फिर उसमें कल्टीवेटर में 2 पटिए दूर बांधते हैं। करीब पीच का झोरा 2 से 2.5 फीट, 2.25 फीट का आता है। इसके पहले खेत में जो अपन जो खाद डालते हैं वो 1 एकड़ में करीब 2 से 2.5 ट्राली अपन खाद गोबर का इसमें डालते हैं, तो इससे ज़मीन की मजबूती बनी रहती है। इन्होंने खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद डालने के अलावा रासायनिक उर्वरकों में 200 किलोग्राम यूरिया की आधी मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट 350 किलोग्राम और पोटाश 85 किलोग्राम की पूरी मात्रा को प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की अंतिम जुताई के समय दी है तथा शेष बची यूरिया की मात्रा को खड़ी फसल में 2 बार में पहली 25 से 35 दिनों पर और दूसरी 45 से 50 दिनों पर डालते हैं। वे कहते हैं टमाटर की फसल में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का समय पर प्रयोग करने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। फिर उसकी पाल निकालते हैं। पाल निकालने के बाद में बड़ी गहरी पाल निकालने के बाद में फिर उसकी छोटे 20 फीट के ढाल बनाए जाते हैं, जिसे झोरा बोलते हैं हमारी भाषा में। इसके बाद में 20 फीट के ढाल निकालने के बाद में फिर लंबे उसे काटा जाता है, जो कि पानी घूम के चलता है। जैसे कि जिस प्रकार के अपन टमाटर लगाएं, जैसे कि हमने तो ये भी देसी वाला लगाया है, अभिलाष करके वैरायटी है उसकी, सेमिनिस का, तो उसका जो पौधा है वो पाल पे हो जाता है। जो बेलरी वाले आते हैं और लंबे आते हैं उसके लिए और चौड़ी पाल निकालना पड़ती है। यदि मान लो जो बेल वाला आता है हाइब्रिड, उसके लिए वो बांस गड़ाना पड़ते हैं, तो उसका पौधा ऊपर जाता है। लेकिन हमने जो लगाया है वो देसी वाला लगाया, उसकी दूरी पाल से पाल की दूरी जो है करीब 2 से 2.5 फीट होती है। किसान भाइयों, इस किसान ने टमाटर की पौध रोपाई से पहले 2 ग्राम मैंकोजेब और 2 मिलीलीटर क्लोरपाइरीफॉस का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौध की जड़ों को उपचारित करने के बाद नर्सरी की रोपाई की, जिसमें पौधे से पौधे की दूरी 60 से 70 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 1 मीटर रखी तथा रोपाई के तुरंत बाद इन्होंने हल्की सिंचाई की, जिससे पौध अच्छी तरह बढ़वार कर सके। इसके बाद में फिर जो रोपाई होने के बाद जो चलती है अपनी रोपाई एक होती है, ये दोनों के अलग अलग पारों पे होती है। फिर रोपाई के करीब 10 से 12 दिन बाद, 8 दिन बाद इसमें पानी जो होता है जिससे हम बिजवानी बोलते हैं। इसके बाद में फिर बतर आती है, फिर इस पर हम निंदाई होती है। निंदाई के बाद में फिर हम इसमें फिर वही घोल बना के ज़्यादा यूरिया, हल्का पोटास और हल्का DAP का घोल बना के करीब 1 एकड़ में हम डालते हैं। इसके बाद में रखने के बाद हम दोबारा पानी करते हैं, इसमें पानी चलाते हैं। फिर 2 पानी जो हो जाते हैं, पौधा ग्रोथ करता है, पौधा बड़ा हो गया। पौधा बड़ा होने के बाद में फूल और फल की तकनीक पे जो पौधा आया, पौधे के बाद में जैसे ही उसमें फल लगा तो हम उसमें एक और उसकी जो निंदाई होती है उससे बोलते हैं मट्टी चढ़ाना। पूरा पाल पे रखा जाता है, पकड़ के उसमें मट्टी चढ़ाई जाती है और मट्टी चढ़ाने के बाद में फिर उसमें पानी किया जाता है। उस अवस्था में जब पौधा पूरा तैयार हो जाता है, टमाटर
पूरा बन के तैयार हो जाता है। फिर उसमें जब टमाटर पकने शुरू होता है तो फिर उसकी तोड़ाई जो होती है तो वो हम बरों में बैठ बैठ के उस झोड़ों पे से तोड़ते हैं उसे। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। फसलों में रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है, वहीं दूसरी ओर उपज की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होती है। इसी कारण अब जरूरी हो गया है कि मृदा में जैविक खादों का प्रयोग किया जाए, जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप कंपोस्ट आदि। तो इन्हीं में से आज हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की। तो किसान भाइयों, अपने स्तर पर वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार करें, आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र वायसिवनी बालाघाट के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर SB अग्रवाल से। किसान भाइयों, आज ऐसा समय जब हम शरद ऋतु के बाद बसंत ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमारे पास बहुत सारा खेतों का कचरा और जो अनावश्यक कचरे जिनको हम सड़ा सकते हैं या जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है जो सड़कर खाद बना सकते हैं, ऐसे कचरे का हम सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ें। और इसके सदुपयोग का एक तरीका, सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण तरीका है, जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। किसान भाइयों, पहले जानते हैं केचुआ खाद किसे कहते हैं। केचुओं के द्वारा खरपतवार, मिट्टी व अन्य जैव विघटनशील व्यर्थ पदार्थों के भक्षण करने के बाद उत्सर्जन से प्राप्त खाद को वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं और इस तरह से खाद बनाने को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट खाद को अपने स्तर पर कैसे तैयार करें, इस बारे में जानते हैं। ये कचरा हमारे पास, हमारे किसान भाइयों के पास खेतों में, खलिहानों में और मेड़ों पर बहुतायत में उपलब्ध होता है। और इसके साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, उनके गोबर और उनके बिछाली मूत्र जो भी उनसे मिलता है, उसका भी हम इस केचुए की खाद बनाकर सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए गाय, भैंस, भेड़ तथा मुर्गियों इत्यादि का मल, बायोगैस स्लरी, शहरी कूड़ा, व्यर्थ पदार्थ, फसल अवशेष, घास फूस और पत्तियां, रसोई घर का कचरा आदि का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ ऊंची जगह पर है, जहाँ पानी नहीं भरता है, पानी का बहाव बना रहता है, पानी रिसाव होता रहता है, ऐसी ऊंची जगह पर जहाँ हम कचरा, गोबर इकट्ठा करें और उसमें पानी अपना बाहरी तौर से डाल सकते हैं या बरसात का पानी उसमें इकट्ठा हो। गीला होने के लगभग 15 दिन बाद और 15 से 20 दिन का समय लगता है, जब वो गीला हो जाता है, वो आधा सड़ने लगता है, उस समय हम केंचुए इसमें छोड़ सकते हैं। इस खाद बनाने में एक और महत्वपूर्ण एक कदम हमारे गाजियाबाद के एक अनुसंधान केंद्र से जो डिकम्पोजर के नाम से निकला है, इस अगर डिकम्पोजर का उपयोग करते हैं तो वो जल्दी आधा सड़ जाता है और आधा सड़ने के बाद केंचुए पुनः खाने लगते हैं। कचरा इकट्ठा करने का एक तरीका होता है, जिसको तरीके को मेड़ के रूप में या बंड के रूप में तैयार करें, जिससे आपको चलने में, देखने में और काम करने में सुविधा होती है। एक क्रम के तहत हम एक मेड़ बनाते हैं, जहाँ कचरा निकला तो दूसरी मेड़ बना देते हैं, पहली तैयार होती है तब तक दूसरे में केचुए आ जाते हैं और ये क्रम चलता रहता है। जब भी हम ज़मीन की सतह पर इसको तैयार करते हैं तो ज़मीन में नीचे भी कुछ बिछाने की अगर हम पॉलीथीन और अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो सामान्य फर्श पर हम इसको बिछाकर तैयार कर सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे नीचे की सतह पर 5 सेंटीमीटर मोटे कचरे, घास फूस, केले के पत्ते, पेड़ पौधों के पत्ते, फसलों के डंठल आदि को तह में बिछाएं और इसके बाद इस तह पर सड़े हुए गोबर की 5 सेंटीमीटर की तह बनाएं। केचुआ खाद तैयार करने के लिए हम विशेष प्रकार के केचुए का उपयोग करते हैं। ये केचुआ सामान्यतः जो हमारे देसी केचुआ होता है उससे भिन्न होता है। केचुए डालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, एक अनुपात रखा जाता है जिसमें 2 कुंटल कचरा अगर आपने रखा है तो 1 किलो केचुए पर्याप्त होती हैं, जो कि 50 दिन में उसको खाकर तैयार कर देते हैं। केचुओं का चयन। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं की उन प्रजातियों का चयन किया जाता है जिनमें प्रजनन व वृद्धि दर तीव्र होती है, बदलते मौसम में तापमान के उतार चढ़ाव को सहने की क्षमता हो और कार्बनिक पदार्थों को शीघ्रता से कंपोस्ट में परिवर्तन करने की क्षमता हो। उन्हीं केचुओं की प्रजातियों का चयन करना चाहिए। केचुओं की उन्नत प्रजातियां इस प्रकार से हैं: आइसिनिया फोटिया,
यूटिलिस यूजेनी तथा पेरियोनिक्स एस्केवेट्स वर्मी कंपोस्टिंग के लिए उपयोगी पाए गए हैं। इस केचुए की ये विशेषता होती है, सिर्फ ये सड़े गले पदार्थों को ही खाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता। बहुत विषम परिस्थिति में 10% ऐसी स्थिति आती है जब उसको खाने मरने की व्यवस्था नहीं होती है, उस समय ही वो मिट्टी को खाने का प्रयास करता है, परंतु सामान्य स्थिति में ये सिर्फ कचरे को खाता है जो आधा सड़ा हुआ होता है। केचुए डालने के बाद उसको ऊपर से सूखे घास से ढक दें जिससे उसको पूर्ण सुरक्षित बनाया जा सके। अगर आपने मोटा कचरे की परत बिछा दी है और पानी ऊपर से डाला है तो केचुए को सबसे आनंददायी बात होती है कि उसको ठंडी हवा लगती है, अंधेरा भी प्रदान होता है, साथ ही साथ बाहरी जो उसके कुछ खाने वाले उसको नुकसान पहुंचाने वाले चिड़िया हैं, पक्षी हैं और मेंढक हैं और अन्य जानवर हैं जो उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। ये कैसे पता लगे कि हमारी ढेरी में केंचुए के द्वारा खाद तैयार कर दी गई है? इसको तैयारी के पहचानने के लिए हम देखते हैं कि ऊपरी सतह पर जहां हम मल्चिंग की है, हमने कचरा बिछाया, उसके नीचे की सतह में देखें तो बारीक बारीक काले और जो बारीक चाय की पत्ती जैसा हम अनुमान लगाते हैं खाद बन चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व और एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल्स और हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की बढ़वार और पौधे के पोषण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। खाद बन चुका है तो हम कम से कम 3 दिन पहले 4-5 दिन पहले ही बल्कि उसमें पानी देना बंद कर दें, जिससे केंचुए नीचे शिफ्ट हो जाते हैं और या साइड में वो खाद बनाना शुरू कर देते हैं और ऊपर की खाद किसी तरह की गीली न रहने के कारण निकालने में सुविधा होती है। छानने के लिए हम 2 mm का एक छन्ना आता है, सामान्य रेत छानने की जो जाली आती है उससे भी हम छान सकते हैं। उनके ककून्स होते हैं जिनके अंदर अंडे होते हैं और उन्हीं से आगे चलकर बच्चे बनना होते हैं, इसलिए उनको किसी छायादार स्थान में, नम स्थान में, हवादार स्थान में रखना आवश्यक होता है और यही इसके खाद बनने के बाद उसके भंडारण का सबसे सुलभ और सरल तरीका है, जिसको हम अपनाकर ज़्यादा समय तक उस खाद को रख सकते हैं और पुनः खेतों में उपयोग कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि गेहूं, चना तथा अन्य तैयार फसलों की पूर्ण सुखाई कर तुरंत कटाई, मड़ाई एवं 8% नमी पर भंडारण करें तथा देरी से बोई गई अथवा देरी से पकने वाली गेहूं की फसल में सिंचाई न करें। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान होने के कारण गेहूं की फसल गिरने से उत्पादन प्रभावित होगा। इस समय किसी भी रबी फसल में टॉनिक या यूरिया के छिड़काव की आवश्यकता नहीं है। बादल युक्त मौसम रहने के कारण देरी से बोई गई चने की फसल में फली बोरर कीट के प्रकोप की संभावना है, अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे फली बोरर की लार्वा पर कड़ी निगरानी रखें। प्रति मीटर पंक्ति में 2 लार्वा से अधिक दिखाई देने पर नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफॉस 50 EC को 2 लीटर की मात्रा में 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। चने की फसल में इल्लियों के प्रकोप का अनुमान है। नियंत्रण के लिए खेतों में T या Y आकार की खूंटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50, जिस पर पंछियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगे। जायद फसल जैसे मूंग, उड़द, भिंडी एवं कद्दू वर्गीय सब्जियों की बोनी की तैयारी करें। ग्रीष्मकालीन मूंग की जातियां जैसे PDM 11, JM 721, TJM 1 तथा उड़द की जातियां उड़द 2, PDU 1, TPU 4 इत्यादि का चयन करें। बुवाई 5 मार्च से पहले न करें। लहसुन एवं प्याज की फसल में थ्रिप्स की प्रकोप होने का अनुमान है। इसमें पौधे बीच में पीले पड़कर सूखने सड़ने लगते हैं। बचाव के लिए क्लोरोपाइरिफॉस दवा 1.25 से 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर के मान से छिड़काव करें। संतरे में कुलची बीमारी के नियंत्रण के लिए एमिडाक्लोप्रिड 5 मिलीलीटर को 15 लीटर पानी में घोल बनाकर वृक्ष पर छिड़काव करें। बादल युक्त मौसम रहने पर आम में बौर झड़ने लगता है।
नियंत्रण के लिए मटर के आकार के होने पर NAA का 200 ppm के छिड़काव वृक्ष पर कर दें। इससे फूल झड़ने से बचा सकते हैं। आम के तने का चारों ओर मिलीबग से बचाव के लिए गुड़ाई करने के पूर्व क्लोरापाइरिफॉस 1.5% डस्ट प्रति 500 ग्राम प्रति पौधा के हिसाब से मिट्टी में मिलाकर गुड़ाई करें तथा चारों ओर चिपचिपी पट्टी, टीन की चादर या ग्रिज लगाकर चिपकावें। आगामी मौसम में पशुओं में खुरपका एवं मुंहपका के फैलने की संभावना रहती है अतः पशुपालकों को सलाह है कि पशु चिकित्सक की सलाह से टीकाकरण अवश्य करवाएं। बकरियों में PPR का टीकाकरण अवश्य लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम इमलिया जिला नरसिंहपुर के कृषक रघुवर पटेल ने। यह गन्ने की पेड़ी फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रघुवर पटेल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप बावक फसल से पेड़ी की फसल लेना जा रहे हैं, उसमें कटाई का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय बावक फसल की जो कटाई करके रैटून लेना चाहते हैं तो सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। कटाई के तरीके की बात आती है तो किसान भाई हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कटाई करने जा रहे हैं और जिस फसल से आपको पेड़ी की फसल लेना है तो वो ज़मीन की सतह से सटा करके कटाई करें। कटाई के लिए आमतौर पर हम कहते हैं अच्छे धारदार हथियार जैसे बलकटी या हंसिया जो भी आप उपयोग करते हैं या कुल्हाड़ी, उससे सही से कटाई करना आवश्यक माना जाता है। कटाई करने के बाद आती है बात किसान भाई के पत्ती इसमें खेत में फैला देना चाहिए। वैसे तो हम कहते हैं कि पत्ती फैलाने से विभिन्न लाभ होते हैं। जैसे कि हम देखें किसान भाई के पत्ती यदि फैला देंगे तो पहली बात तो आती है कि इसमें खरपतवार खेत में कम होते हैं। दूसरा, उसमें जब पत्ती फैली हुई होगी तो उसमें पानी या सिंचाई जो है कम करनी पड़ती है, पानी की आवश्यकता कम होती है जो सिंचाई के द्वारा हम देते हैं। कि धीरे धीरे जब पत्ती सड़ जाती है इसमें लगभग 1 साल बाद तो हमारे खेत में जीवांश की मात्रा बढ़ जाती है, फर्टिलिटी का जो स्तर है, उर्वरता का स्तर वो बढ़ जाता है। इसलिए हम पत्ती को फैलाना आवश्यक है। परंतु एक परिस्थिति आती है कि यदि आपकी बावक फसल में ज़्यादा कीड़े लगे हों और बीमारी रही हो, उस दशा में पत्ती को नहीं फैलाना चाहिए। उस दशा में हम कहते हैं कि पत्ती को जला देना ज़्यादा उपयुक्त होता है, जिससे कि कीड़ों के अंडे इल्ली जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाती हैं। बीमारी से ग्रसित जो पत्ती होती है वो भी जलकर समाप्त हो जाती हैं। किसान भाइयों, गन्ने की पेड़ी फसल से आपको अच्छा उत्पादन मिले, इसके लिए आप गन्ने की कटाई के बाद कौन कौन से प्रबंध कार्यों को किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार है। कटाई के बाद किसान भाई ध्यान दें कि उसमें पानी अवश्य जल्दी से जल्दी लगा दें, क्योंकि जब पानी जल्दी लगा देंगे आप तो उसी हिसाब से उसमें फुटाव शुरू होगा। क्योंकि हम देखें कि यदि पानी नहीं लगाएंगे तो उसमें जो ग्लूकोज वाली बात है, मिठास हम देखते हैं आमतौर पर गन्ने के निचले भाग में ज़्यादा होता है, तो वो उसकी वजह से हमें फुटाव के लिए क्या चाहिए, उसमें ग्लूकोज चाहिए, मिठास जो सुक्रोज है वो नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने के लिए हम इसमें सिंचाई कर देंगे तो जल्दी तेज़ी से फुटाव होगा, और सिंचाई नहीं करेंगे तो नमी की कमी से वो हमारे ठूंठ हैं वो काफ़ी सूख भी जाते हैं। तीसरी बात ये आती है किसान भाई कि जब आपने पहला पानी लगा दिया, जिन स्थानों पर हम देखते हैं किसी वजह से हमारे जमाव नहीं हो पाया या खाली जगह जहाँ पर भी लगता है आपको उनकी लाइन में कि लगभग 1 फीट तक कोई पौधा नहीं है, कोई मुड्डा नहीं है, खाली जगह है, तो वहाँ पर पहले से अंकुरित जो आपके नर्सरी तैयार कर लें, या ऊपर गन्ने का भाग जो रहता है सबसे टॉप वाला, वहाँ की 3-3, 4-4 आँख की टुकड़े काट करके और उस जगह बुवाई कर दें, जिससे कि जो खाली जगह है उसकी भराई हो जाती है, जिसे गैप फिलिंग भी कहते हैं। उससे हमारे उत्पादन पर भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और हमारा उत्पादन बढ़ता है। अब बात आती है सिंचाई करने के बाद किसान भाई, इसमें जड़ों की छटाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जड़ों की छटाई के द्वारा हम देखते हैं किसान भाई कि इसकी जो पुरानी जड़ हैं ज़मीन से पोषक तत्व लेने में असमर्थ सी हो जाती हैं और सही मात्रा में नहीं ले पाती हैं। तो इसलिए हम जब पानी लगा दें पहला, उसके 7-8 दिन बाद जब उसमें ओट आ जाती है, बतर आ जाती है, उसके किनारों से हल द्वारा जुताई कर दें। जब कूड़ के किनारे किनारे जुताई करेंगे तो पुरानी जो जड़ हैं वो छट जाएंगी, जड़ों की जो प्रूनिंग कहते हैं वो हो जाएगी, या
हल से नहीं कर सकते हैं तो फावड़े द्वारा आप उसकी अच्छी गुड़ाई करें जिससे कि पुरानी जड़ें कट जाएं। उसके बाद हम देखते हैं किसान भाई कि जब जड़ कट जाती हैं, जो नाली बनती हैं, उनमें उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करना आवश्यक है। हम मान के चलते हैं कि नेत्रजन की बावक फसल से इसमें लगभग 20% अधिक मात्रा का उपयोग करना चाहिए। किसान भाई ये ध्यान रखें कि बावक फसल के तरह ही इसमें भी फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और सल्फर इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए फास्फोरस की मात्रा भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास की 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा को भी किसान भाई नाइट्रोजन के साथ साथ इसको उपयोग करना आवश्यक है। आधी नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के साथ मिलाकर इन कूड़ों में डाल दें। शेष बची हुई आधी नाइट्रोजन है उसे बराबर 2 भागों में बांट करके जब आप तीसरी और चौथी बार सिंचाई करते हैं, जब फसल आपकी पेड़ी की जो 50-60 दिन की हो जाती है, उस समय डाल देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें किसान भाई तो आमतौर पर या तो आप पत्ती फैला दें, उससे भी लगभग 50-60% तक हमारे खरपतवार का नियंत्रण होता है, या हम देखते हैं कि निराई गुड़ाई करें। तो उसमें हम कहते हैं किसान भाई कि जब निराई गुड़ाई करने की आवश्यकता है तो उसके द्वारा भी खरपतवार का नियंत्रण पूर्णतः हो सकता है। तो जो भी खरपतवार होंगे आपकी पेड़ी से वो समाप्त हो जाएंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे